बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 11। नाम है इसका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन यदि एग्ज़ाम की बात करें तो नीट में सीबीएसई में आरबीएसई में हर एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं। नीट में इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीबीएसई में ये 4 मार्क्स का एंड देन आरबीएसई में ये 4 से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन जो चैप्टर है वो एक तरह से साइंस की हमारी जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इकोलॉजी, उसके अंदर इसका स्टडी हम करते हैं। तो इकोलॉजी क्या है उसे समझते हैं। तो यहाँ देखिए टर्म जो इकोलॉजी है, जो साइंटिस्ट थे वो अर्नेस्ट हैकल ने हमें दी थी। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रिटर। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? ईपी ऑडम जिसको बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो आप हमसे पूछेंगे सर ये इकोलॉजी क्या होती है, पहले ये बताइए इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी मान लीजिए ये हमारा ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग। वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। और ये उसका एनवायरनमेंट जहाँ वो सरवाइव करता है। तो उसके एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी को ही हम इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म ने एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटरेक्शन किया उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। देखो, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। मतलब ऑर्गेनिज्म उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर इंटरडिपेंडेंट है। सिंपल सी बात है, यदि कोई प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसे लाइट भी चाहिए, उसे वाटर भी चाहिए। तो ये सब क्या है? एक फैक्टर है। कौन से वाले? एनवायरनमेंट के। तभी तो प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो फोटोसिंथेसिस करने वाला प्लांट क्या है अपने पास में? एक ऑर्गेनिज्म है। तो उसका एनवायरनमेंट के साथ में रिलेशन ही तो क्या है? इकोलॉजी है। देखो इधर, इकोलॉजी इज अ बेसिकली कंसर्न विद द फॉलोइंग लेवल ऑफ हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हायरार्की की एक मॉडल होता है जिसमें हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ चलते हैं। देखिए इकोलॉजी हायरार्की में हमारे पास में सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिज्म, सेम के इंडिविजुअल। तो ये चले जाएंगे हमारे पास में पॉपुलेशन बनाने। तो सबसे पहले तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, सिंगल इंडिविजुअल, जिसे हम बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप सेम स्पीसीज का वो बनाएगा फिर पॉपुलेशन में क्या होगी बेटा? डिफरेंट पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन मिलकर बनाएंगे क्या? कम्युनिटी। ठीक है। तो सबसे स्मॉल यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या बनाएगा? पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बनाएंगे क्या? कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बनाएगा क्या? इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाएंगे बायोम, जैसे कि हमारी क्या है? अर्थ। और उसके आसपास लेयर क्या बना दिया? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एक क्या है? बहुत बिग टर्म है। और ऑर्गेनिज्म क्या है? यहाँ पर सबसे स्मॉल एंड बेसिक यूनिट है किसकी? इकोलॉजी की। आगे देखिए ऑर्गेनिज्म, इट इज इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी स्टडी। इकोलॉजी हायरार्की के सबसे बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? ऑर्गेनिज्म। हमारा जो चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के बाद में पॉपुलेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या बता सकते हैं? ये सबसे छोटा भी हो सकता है, सबसे बड़ा भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में क्या आई? पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। बेटा ये याद रखना है कि सेम स्पीसीज होंगे, लिविंग एट वन प्लेस एंड कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। एक प्लेस में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही स्पीसीज के हैं तो क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन बना देंगे।
और डेफिनेशन इसकी है वो भी देखिए। इट इज एन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विच आर फाउंड इन सेम जियोग्राफिकल एरिया एंड कैन इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब वो इंटरब्रीड करेंगी और अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक तरह से उसे हम पॉपुलेशन बोल देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में पॉपुलेशन के कुछ और भी टर्म हैं, जैसे लोकल पॉपुलेशन एंड मेटा पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन क्या होता है, एक पॉपुलेशन जिसमें स्मॉलर साइज हो उसकी और ऑक्यूपाई करता हो वेरी स्मॉल एरिया। मान लीजिए ये एक छोटी सी पॉपुलेशन को डिनोट करने वाला लोकल एरिया है जिसमें ए टाइप की स्पीसीज है, ये हो गया हमारा लोकल पॉपुलेशन। अब बहुत सारे लोकल पॉपुलेशन यहाँ आ जाएंगे एक पर्टिकुलर बड़े से एरिया में, बिग एरिया में। ये बिग एरिया में बहुत सारे लोकल पॉपुलेशन आ जाएंगी, तो ये बना देंगे क्या, मेटा पॉपुलेशन। आगे देखिए, मेटा पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ मैनी स्मॉल लोकल पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेटा पॉपुलेशन। देन पॉपुलेशन इकोलॉजी एक और टर्म है हमारे पास में, जिसमें पॉपुलेशन एक वर्ड है और इकोलॉजी वर्ड है। इस पॉपुलेशन की कुछ जेनेटिक्स होगी और इसका इवोल्यूशन होगा। इसका रिलेशन इकोलॉजी के साथ में कहलाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट्स लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ हम बात करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट या पॉपुलेशन के कैरेक्टर। इसको समझने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है उसका, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, तो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, बर्थ होता है। ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डेथ होती है। ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ये यहाँ पर कुछ फैक्टर दिए हुए हैं और ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन का बर्थ नहीं होगा, बर्थ रेट होगी। डेथ नहीं होगी, डेथ रेट होगी। ग्रोथ नहीं होगी बेटा, ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, ग्रोथ भी हो सकती है, ग्रोथ रेट भी हो सकती है। तो देखो, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म उसमें आया तो उसकी साइज क्या होगी, बढ़ गई। ऑर्गेनिज्म वहाँ से चला गया तो उसकी पॉपुलेशन की साइज क्या हो गई, थोड़ी पहले से कम हो गई। यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3 ही रह गए, मतलब एक चला गया। नेटिलिटी मतलब बर्थ हुआ तो पॉपुलेशन की साइज बढ़ी। मोर्टिलिटी मतलब डेथ हुई तो पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन में सेक्स रेशो होता है 1000 मेल पर फीमेल कितनी है, ठीक है, उसे बोलते हैं सेक्स रेशो। एज पिरामिड, 3 टाइप के एज पिरामिड हम इसमें पढ़ेंगे। ग्रोथ रेट पढ़ेंगे एंड ग्रोथ क्या पढ़ेंगे, मॉडल या कर्व पढ़ेंगे। तो पहला, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, रिसोर्सेज पर। किस पर बेटा, रिसोर्सेज पर। जहाँ रिसोर्स ज़्यादा वहाँ ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे सिंपल सी बात है, डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन क्या होती हैं, कम होती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ रिसोर्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज। जो एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन साइज। नंबर ऑफ अ पर्सन लिविंग इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज नॉन एज अ डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एरिया एंड साइज ऑफ यूनिट एरिया। तो ये तो हमें डिसाइड करके बता रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, उसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म के नंबर पर्टिकुलर टाइम में। दूसरा फैक्टर है हमारा नेटिलिटी या बर्थ रेट। इससे भी क्या होता है, पॉपुलेशन की साइज क्या होती है, वो इंक्रीज होती हैं, बढ़ती। बर्थ रेट या नेटिलिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ
ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट पर पॉपुलेशन पर टाइम। एक क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, उसे हम सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं। देखो, इफ एन अपॉन देयर 20 लोटस प्लांट, कितने बेटा 20 लोटस के प्लांट है लास्ट ईयर, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट आर एडेड, मतलब 8 नए उसमें ऐड हो गए, कितने 20 पर। टैकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28, वे कैलकुलेट द बर्थ रेट। तो हमें बताना है कि बर्थ रेट क्या है, कैसे निकालेंगे। टोटल न्यू बर्थ एंड इनिशियल पॉपुलेशन, बर्थ कितने थे हमारे पास में 8, और इनिशियल पॉपुलेशन है हमारे पास में 20। तो हमारे पास में जो बर्थ रेट है वो कितनी आई है 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस ईयर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मोर्टेलिटी। अब बात करते हैं बेटा मोर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट की। देखो क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में यदि ऑर्गेनिज्म कम हो जाए तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स, क्या है यहाँ पर, डेथ्स कितनी हो रही हैं, एंड लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नॉन एज डेथ रेट। मतलब किसी पॉपुलेशन में से, मान लीजिए ये पॉपुलेशन है, इसमें से कोई ऑर्गेनिज्म, ये पहले कितने थे हमारे पास में, हमने बोल दिया कि यहाँ पर ये 6 थे, लेकिन अब क्या रह गए हैं, ये 4 या 5 ही रह चुके हैं। तो यहाँ पर 2 की क्या होगी, डेथ हो चुकी है। तो डेथ रेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेथ एंड इनिशियल पॉपुलेशन। एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। इफ 4 individual in a laboratory population, 40 fruit fly died during a specific टाइम इंटरवल। देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बात की है कि यहाँ पर 4 इंडिविजुअल्स, मतलब 4 फ्रूट फ्लाई डेथ हो चुकी है, किसमें से 40 में से अ वीक द डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ डेथ रेट निकालनी है, तो डेथ कितनी की हुई है 4 की आउट ऑफ 40। तो हमारे पास में क्या आया 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो ये हमारा डेथ रेट आ गया। नेक्स्ट हमारा इसका पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है बेटा, 1000 मेल पर जितनी फीमेल होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो। देखो इधर, इट कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम, पर्टिकुलर टाइम। देखो इधर एज पिरामिड, ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ पैटर्न। आपको पता है सब ऑर्गेनिज्म जो है उसका बर्थ होता है, उसकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन करता है, फिर ओल्ड एज में जाकर उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर हम 3 स्टेज की बात करेंगे। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, दूसरी है रिप्रोडक्टिव स्टेज, एंड थर्ड है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। इनको देखते हुए हमारे पास में एवरी पॉपुलेशन की बात करें तो 3 टाइप के एज ग्रुप होते हैं। कौन कौन सा, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए एवरी पॉपुलेशन शो 3 टाइप्स ऑफ एज ग्रुप। व्हेन एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, यदि हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करें पॉपुलेशन के लिए, सो इट इज कॉल्ड एज पिरामिड। एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जनरली कैसे होते हैं, शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल इन अ कॉम्बाइंड डायग्राम। ये कह रहा है कि आपने जो डायग्राम बनाया उसमें ये इधर मेल को उधर फीमेल को शो करता है, एक कॉम्बाइंड डायग्राम बनता है। किसका, जो पिरामिड बना वो कॉम्बाइंड है। एज पिरामिड इज 3 टाइप्स, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। देखो यहाँ पर हमारे पास में ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है और ये प्री रिप्रोडक्टिव है। जो इसमें येलो कलर की लाइन है वो बेस लाइन किसको डिनोट करती है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, और ये ब्लू वाले किसको डिनोट करती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, और पिंक वाले किसको डिनोट करती है बेटा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को। तो यहाँ हमें बताना है ये किस टाइप का ग्राफ है। यदि इसकी शेप की बात करें तो ये ट्रायंगुलर है, इस तरह से देखो ये ट्रायंगुलर है। इसकी बात करें तो ये क्या है, बेल शेप्ड है। इसकी बात करें तो ये कैसा है, अर्न शेप्ड, मैंने बताया था इस तरह का फ्लास्क वाला। यहाँ पर ये इसको हाफ की बात करें तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, इधर फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एक्सपेंडिंग क्यों है बेटा, इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव है उनके नंबर ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन होगी उसमें पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ लिख दिया हमने प्री रिप्रोडक्टिव ग्रेटर देन इज रिप्रोडक्टिव। यहाँ पर येलो
एंड ब्लू, मतलब रिप्रोडक्टिव कौन से वाले, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव के नंबर क्या है, यहाँ पर स्टेबल है, ज़्यादा इसकी साइज नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, बराबर हैं। डिक्लाइनिंग में देखो बेटा, डिक्लाइनिंग क्या बोल रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं उनके नंबर क्या है, कम है, और रिप्रोडक्टिव के नंबर क्या है, थोड़े इससे ज़्यादा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी पॉपुलेशन जो होनी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर किसके नंबर ज़्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव के, किससे, प्री रिप्रोडक्टिव से। आपको तो ये याद रखना है कि ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन को शो कर रहा है, ये एक स्टेबल पॉपुलेशन को शो कर रहा है और एक डिक्लाइन पॉपुलेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट इसमें हमारा एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब साइज बढ़ना, किसकी, पॉपुलेशन की। किससे बढ़ती है बेटा, ऑर्गेनिज्म आने से, या फिर उसके जाने, बर्थ से, या फिर उसकी डेथ से। Size of any population of any species is not stable parameter. It keep change with time. मतलब ये स्टेबल पैरामीटर नहीं है। क्या, पॉपुलेशन की साइज एक स्टेबल रहे, वो बढ़ती भी है, वो कम भी होती है। कैसे होती है, देखो, इट डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड प्रीडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। अवेलेबिलिटी देखो क्या बोल रहा है, जितना ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। प्रीडेशन प्रेशर मतलब कोई शिकार यदि वहाँ आ जाएगा और जिसका शिकार होना है तो वो ऑर्गेनिज्म वहाँ से चला जाएगा। एडवर्स कंडीशन में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते हैं, तो इन दोनों से भी हम बोलेंगे पॉपुलेशन की साइज कम हो जाएगी। यदि फूड कम हुआ तो साइज कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इसमें 4 फैक्टर कौन कौन से हैं, 4 प्रोसेस हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ गिवन हैबिटेट डिपेंड ऑन अ 4th प्रोसेस। कौन कौन से हैं बेटा, नेटिलिटी मतलब बर्थ, मोर्टिलिटी डेथ, इमिग्रेशन आना, इमिग्रेशन ऑर्गेनिज्म का चला जाना। यहाँ देखिए अब हमारे पास में ये एनसीईआरटी एक फिगर दिया है। इमिग्रेशन मतलब पॉजिटिव साइन है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। बर्थ मतलब नेटिलिटी, तो यहाँ पर भी इसके पॉपुलेशन डेंसिटी को दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म की किसी की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो यह नेगेटिव साइन है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ से चला जाए, इमिग्रेशन, तब भी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 2 फैक्टर तो क्या कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, और 2 फैक्टर उसे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। किसको, पॉपुलेशन डेंसिटी को। नेटिलिटी refers to a number of birth during a given period in a population that are added to initial density। मतलब नंबर बढ़ रहे हैं इनिशियल डेंसिटी पर, तो साइज बढ़ेगी। मोर्टिलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाना पर्टिकुलर टाइम में। एमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू हैबिटेट from elsewhere during a time period under consideration। मतलब उसी दूसरे प्लेस से वहाँ क्या हो जाए, आ जाए। इमिग्रेशन का मतलब है वो यहाँ से कहाँ है, कहीं चली जाए, तो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगी। अब इसमें फैक्टर हमारे पास में है, देखो इधर, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज बाय नेटिलिटी एंड एमिग्रेशन एंड डिक्रीज बाय मोर्टिलिटी एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन से तो बढ़ती हैं और इमिग्रेशन से कम होती हैं। अब यदि हम बात करें किसी टाइम टी पर, एन टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी को टाइम टी पर, और देन इट्स डेंसिटी एट अ टाइम टी प्लस 1, मतलब हमको टी टाइम पर डेंसिटी दी हुई है एन टी और हमें टी प्लस 1 पर निकालनी है। तो हमारी इक्वेशन आती है, देखो, एन टी प्लस 1 पर एन टी प्लस बी प्लस आई एंड डी प्लस ई माइनस करनी है इसमें से। तो ये दोनों तो बढ़ाने वाले फैक्टर थे, ये दोनों क्या थे, कम करने वाले फैक्टर। तो इस तरह से हम एन टी प्लस 1 पर क्या निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बर्थ रेट को। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एमिग्रेशन को। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेथ रेट को। देन एमिग्रेशन मतलब ऑर्गेनिज्म का चला जाना। नेक्स्ट, पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी इक्वल है, लेकिन कभी कभी हमसे बोला जाए कि पॉपुलेशन की डेंसिटी को पता कीजिए, लेकिन हर बार हम पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर से पता नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन निकालने किसकी है। तो फर्स्ट हम निकाल सकते हैं
टोटल नंबर्स हैं। मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ ह्यूमन रहते हैं, तो हम उनको काउंट करके बता देंगे कि ये 6 ह्यूमन हैं, तो टोटल नंबर निकाल लिया इन अ गिवन एरिया। लेकिन हमारे पास में मान लीजिए कि हमको किसी फॉरेस्ट की निकालनी है क्या डेंसिटी, तो हम बायोमास के बेसिस पर निकालते हैं। बायोमास क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, उसका ड्राई वेट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक बनियान ट्री, क्या दिया है बेटा? एक बनियान ट्री, और उसका जो बायोमास है, हमारे पास में छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्थेनियम प्लांट होते हैं। पार्थेनियम के छोटे छोटे प्लांट कितने? 200। उन दोनों का बायोमास क्या होता है? इक्वल होता है। रिलेटिव डेंसिटी, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ एक पॉन्ड है, दूसरा पॉन्ड यहाँ है, तो किसमें फिश ज़्यादा है? मान लीजिए ये फिश है और इसमें फिश बहुत ज़्यादा है, तो हमें पानी में देखकर थोड़ा पता चलेगा। हम इसके लिए नेट डालेंगे और इसके लिए नेट डालेंगे, जहाँ फिश ज़्यादा होगी हम बोल देंगे कि वहीं पर डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। अब फॉरेस्ट की बात की गई है, फॉरेस्ट में आपको टाइगर को डिनोट करना है, तो यहाँ इन्होंने बोला है पग मार्क। हम उसके पैरों के निशान कि भाई छोटा है कि बड़ा है, उससे पता कर लेंगे कि यहाँ पर कितने टाइगर प्रेजेंट हैं फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ फीकल मैटर के बारे में बात। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल क्या बताता है कि हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में यदि रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी 2 टाइप की हो सकती हैं। एक तो रिसोर्सेज क्या हो? अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही ना हो, और दूसरे क्या है? हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हो। तो अनलिमिटेड वाली ग्रोथ एंड लिमिटेड रिसोर्सेज वाली ग्रोथ। तो पहली हमारे पास में होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बेटा ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि हमेशा आप लोगों को रिसोर्सेज क्या मिले? अनलिमिटेड। किसी भी पॉपुलेशन में क्या होता है? रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही होते हैं, लेकिन हमें दिया हुआ हम पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, when resources are unlimited in a population then population show exponential growth, मतलब वो बढ़ती ही जाएगी, उसके हाई रिप्रोडक्शन रेट होगी, क्योंकि कुछ काम ही नहीं करना है, बस उसके पास में रिसोर्सेज तो वैसे ही क्या है? अवेलेबल है। बस क्या करेगी? रिप्रोड्यूस करेगी और अपने नंबर बढ़ाएगी। क्या करेगी? रिप्रोड्यूस करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी। देखो इधर, when population density increase or decrease during a time t can be calculated as, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, dn upon dt is equal to b minus dn into n। b माइनस डी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसमें से जो ऑर्गेनिज्म हो गए उसे पॉपुलेशन डेंसिटी हम इंटू कर देंगे, तो हमारे पास में ये dn upon dt आ जाएगा। यहाँ पर b माइनस डी को हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया? dn upon dt इंटू इज इक्वल टू r इंटू एन। हमारे पास में क्वेश्चन आ गया क्या? dn upon dt इज इक्वल टू r इंटू एन। r क्या है? देखो यहाँ एनसीईआरटी दिया हुआ है, इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर chosen for assigning impact of a biotic and abiotic factor of population growth। बेटा देखो यहाँ पर जो R है ना, ये बता रहा है, कई बार R को हम रिप्रोडक्शन फैक्टर भी बोल। हमने बोला कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिप्रोड्यूस। और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो R क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब इसकी वैल्यू कभी कभी क्या होती है? अलग अलग होती है हर ऑर्गेनिज्म के लिए। द वैल्यू ऑफ R इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। R की वैल्यू एनसीईआरटी ने दी हुई है 0.15 फॉर नॉर्वे रेट। नॉर्वे के जो चूहे हैं उनकी निकाली थी, उनकी कितनी आई थी? 0.015। R की वैल्यू फ्लोर बीट, हमारे आटे में जो बात करते हैं, जो बीटल होते हैं ना, उनमें 0.12 है। और ह्यूमन के लिए निकाली गई थी 1981 में, कितना है? 0.0205 वैल्यू है R की। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी का टाइम के साथ में ग्राफ खींचते हैं तो हमारा कैसा कर्व आता है बेटा? जे शेप्ड कर्व आता है। कैसा आता है? जे शेप्ड। व्हेन वी रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ऑन अ ग्राफ, सो वी ऑब्टेन अ जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व क्या बता रहा है? कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती ही जा रही है। कब? अनलिमिटेड रिसोर्स। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, यदि हम जो इक्वेशन हमारे पास में dn अपॉन
डी टी इज इक्वल टू आर एन था, उसकी इंटीग्रल फॉर्म निकालें, इसका इस तरह से इंटीग्रेट करें तो हमारे पास में एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी आ जाता है। तो एन टी क्या डिनोट करता है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। एन जीरो क्या प्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम जीरो। आर इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हमने आगे पढ़ी है। ई क्या है? आप लोगों का एल्गोरिथम है और इसकी वैल्यू दी हुई इतनी। ये नीट एग्जाम में पहले भी आप लोगों के पूछा गया। इफ एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स देन इट विल रीच एनॉर्मस, विशाल रूप ले लेगी, बहुत बड़ी हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है। जब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे, अनलिमिटेड हैं, तो थोड़े टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? ग्रो कर जाएगी। In nature, exponential growth model is a non-realistic because every habitat has a limited resource for every species. मतलब ये कैसी बात बोल रहा है कि रियलिस्टिक नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ये एक रियलिस्टिक है जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड। When resources are limited, then population show logistic growth. It is more realistic in nature. When we plot a graph between relation time t and population density, so we obtain a sigmoid. हम लोगों को इस तरह का कर्व मिलता है, sigmoid, S-shaped। इसको दूसरा नाम क्या है? वर्स हल्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय एन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास में? डी एन अपॉन डी टी आर एन, तो वही था K माइनस एन अपॉन के। K को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? पहले सिग्मोइड कर्व देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के साथ में हमें जो कर्व मिलता है कैसा होता है? वो सिग्मोइड। कैसा होता है? ए शेप्ड। अब कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। This is called carrying capacity of habitat for the species. ये बोल रहा है बेटा कि एक गिवन हैबिटेट में इनफ रिसोर्सेज है सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, जहां तक वो बढ़ सकता है, एंड नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। देखो हमारे पास में एक इमेज है, एक पोर्ट है जिसमें बहुत सारी फिशेस हैं, एक पोर्ट है जिसमें क्या है हमारे पास में 3 ही फिशेस हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं किसके लिए? ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये इजीली क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी शो हो रही है, यहाँ पर कोई कैरिंग कैपेसिटी शो नहीं हो रही। लॉजिस्टिक ग्रोथ शो फॉलोइंग फेज: लैग, लॉग, डिक्लेरेशन फेज एंड स्टेशनरी फेज। इनिशियल स्टेज में जो हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन लॉग फेज में एसिलेशन मतलब उसकी जो स्पीड है बहुत फास्ट हो जाती है। फिर एक डिक्लाइन स्टेज पर जाकर वो थोड़ा धीमे हो जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी की स्पीड, और फिर जब एक धीरे धीरे क्या हो जाएगी? रिसोर्सेज वैसे ही लिमिटेड है तो एक स्टेशनरी पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। तो 4 फेज होती हैं किसमें? लॉजिस्टिक ग्रोथ के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। An interaction in between organisms of different species is called population interaction. 2 स्पीसीज के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। इट में भी यदि दोनों को फायदा हो या एक को फायदा हो तो बेनिफिशियल, नुकसान हो तो हार्मफुल। बेनिफिट नो हार्मफुल, दिस इज अ न्यूट्रल इंट्रैक्शन। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज 6 टाइप। 6 टाइप के पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है। देखो इधर, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी दोनों को बेनिफिट होता है तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दोनों को यदि हार्मफुल इफेक्ट हो इसे बोलते हैं कंपटीशन। एक को पॉजिटिव मतलब बेनिफिट, एक को नेगेटिव मतलब हार्मफुल, इसको हम बोलते हैं प्रीडेशन। एक को फायदा हो अगेन, एक को नुकसान हो तो इसको हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अगेन हमारे पास में एक स्पीसीज को तो बेनिफिट है, एक न्यूट्रल है, इसे हम बोलते हैं कॉमनसिलिज्म। एक को हम बोलते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, अगेन एक हमारी न्यूट्रल है, इसको हम बोलते हैं एमेंसिलिज्म। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे म्यूचुअलिज्म से। देखो
दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा है, बेनिफिट। एन इंट्रैक्शन इन विच बोथ पार्टनर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर बेनिफिटेड कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। स्पीसीज ए को भी बेनिफिट है, स्पीसीज बी को भी बेनिफिट है। एग्जाम्पल हमारे पास है लिचेंस। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लिचेंस। एल्गी क्या बनाएगी बेटा, फूड बनाएगी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। फंजाई को दे देगी। फंजाई क्या प्रोवाइड करेगी, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मिनरल्स। हमारे पास इसकी इमेज है, देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन पोर्शन है ये एल्गी को डिनोट करता है और जो व्हाइट पोर्शन है वो फंजाई को डिनोट करता है। एल्गी और फंजाई दोनों साथ रहती हैं, तो ये क्या है, लाइकेन। देन इधर नेक्स्ट है माइकोराइजा का रिलेशनशिप। एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई, फंजाई का हायर प्लांट के रूट्स के साथ में एसोसिएशन है। रूट्स क्या प्रोवाइड करती है बेटा, शेल्टर। फंजाई क्या देती है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके रूट को देती है। इस इमेज में देखिए ये रूट्स है एक प्लांट की, ये दूसरे प्लांट की रूट्स है, इनके बीच में ये फंजाई का एसोसिएशन है। तो ये फंजाई एसोसिएशन करके क्या बना रही है, माइकोराइजा। फिग ट्री, जिसको हम बोलते हैं अंजीर का प्लांट, एंड मोथ एक वास्प है। फिग ट्री और वास्प के बीच में देखो रिलेशनशिप क्या है। फिग ट्री फूड एंड स्पेस प्रोवाइड करता है किसको, वास्प मोथ को, इंसेक्ट को, और ये कराता है इसका पॉलिनेशन। फिग ट्री, fig flower is pollinated by wasp. In this process, fig flower provide a place for egg laying to wasp insect and provide nutrient for its larva. मतलब ये इंसेक्ट है, इसके जो एग हैं वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे, फिर वो अडल्ट में। इधर देखो ये छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, इनको हम बोलते हैं वास्प या मॉथ। ये इसमें क्या होता है बेटा, एंटर करते हैं यहाँ से जब इसमें एंटर करते हैं तो इनके जो विंग्स है वो बाहर रह जाते हैं। इंसेक्ट अंदर आने पर यहाँ पर इसमें इंसेक्ट अंदर आया तो अंदर आने पर इसका फिगर इस तरह से होता है। यहाँ पर होते हैं मेल फ्लावर, क्या होते हैं, मेल फ्लावर, और यहाँ होते हैं फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है, क्या है बेटा, पोलन ग्रेन, उनको ये बर्ड्स कहाँ पहुँचाता है, फीमेल फ्लावर पे, और क्या कराता है, पोलिनेशन करा देता है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इसका भी काम हो गया, इसने यहाँ पर एग दे दिए, एग देने के लिए सेफ प्लेस हो गया, और फ्लावर को क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। इसी तरह से एक और है हमारे पास में मेडिटेरियन ऑर्किड, ऑर्फिड। हमारे पास में ऑर्किड की स्पीसीज है और ये बी इंसेक्ट है। इनके बीच का रिलेशन देखो, इस फ्लावर में पेटल्स है ना, ये हमारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये पेटल्स आपको दिख रहा होगा, एक अलग पेटल, ये मेल बी के लिए कैसा काम कर रहा है, फीमेल बी के जैसा। ये बेटा पेटल है लेकिन लुक लाइक फीमेल बी, तो मेल बी क्या होगा, मेल बी यहाँ आ जाएगा और उसके साथ में क्या करेगा, कोपुलेशन करेगा। दोनों काम हो जाएंगे, इसका भी काम हो जाएगा पॉलिनेशन का, और बी का भी काम हो जाएगा कोपुलेशन। ऑर्किड ऑफरिस एम्प्लॉय अ सेक्सुअल for pollinate by a species of bee. In this interaction, one petal of orchid flower resemble to female bee in shape and size and color marking. देखो बिल्कुल कैसा दिख रहा है, ये फीमेल बी के जैसा, लेकिन ये है नहीं, ये पेटल है। So male bee attract by this petal and perform pseudo copulation is not. नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन सेलिज्म, जिसमें एक को बेनिफिट और एक को न्यूट्रल। इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज in which one species is benefited, other species is neutral. एग्जाम्पल है एपीफाइट्स। एक बड़ा सा प्लांट है, उस पर कोई छोटा प्लांट क्या होता है, ग्रो हो जाता है, इसको बोलते हैं एपीफाइट। एग्जाम्पल है ऑर्किड स्मॉल प्लांट ग्रो ऑन अ मैंगो ट्री एज एपीफाइट गेट फूड शेल्टर फ्रॉम इट व्हाइल मैंगो ट्री इज नाइदर हार्म्ड एंड नॉट बेनिफिटेड। यहाँ डायग्राम में देखो, एक ये स्टेम है, क्या है ये, प्लांट का स्टेम, इस पर ये स्मॉल सा प्लांट ग्रो हो गया है, तो इसको तो बेनिफिट है लेकिन इसको कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो ये क्या है, न्यूट्रल। कैसा है बेटा, ये न्यूट्रल। सेकेंड एग्जांपल है बार्निकल्स ग्रोविंग ऑन अ व्हेल फिश। बार्निकल्स देखो बेटा, ये बार्निकल्स होते हैं, ये मोलस्कस हैं, ये किस पर चिपक जाते हैं, फिश पर। तो फिश के थ्रू ये कहाँ चले जाते हैं, लॉन्ग
लोकेशन पर चले जाते हैं और किसके लिए, अपने फूड के लिए। तो बेनिफिट किसको हुआ, पार्निकल्स को। और फिश को तो क्या हो गया, न्यूट्रल, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, ये है सी एनिमोन। इसके बहुत सारे क्या होते हैं, टेंटिकल्स, और इसमें वही ये क्लाउन फिश। क्लाउन फिश इसके थ्रू कहीं और जगह पहुंच जाती हैं, तो सी एनिमोन को तो ना बेनिफिट हुआ और ना लॉस। सी एनिमोन हैज अ टेंटिकल्स, क्लाउन फिश लिव्ड अमंग देम। ये बेटा होते हैं एग्रेट बर्ड्स। ये कहाँ रहते हैं, जहां पर कैटल मूवमेंट करते हैं ये वहीं पर रहते हैं, क्योंकि इन ग्रास से छोटे छोटे इंसेक्ट निकलते हैं जिनको ये एग्रेट बर्ड क्या करते हैं, ईट करते हैं। एग्रेट बर्ड्स ऑलवेज फीड नियर ग्राजिंग कैटल। व्हेन कैटल मूव, इंसेक्ट केम आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड बर्ड्स ईट दैम। तो बर्ड्स को क्या हुआ, बेनिफिट, कैटल को न्यूट्रल। थर्ड हमारा इसमें इंट्रैक्शन है कंपटीशन। इंट्रैक्शन बिटवीन बोथ इंट्रैक्टिंग स्पीसीज गेट हार्म्ड because the fitness of both species is reduced after interaction। मतलब दोनों को ही क्या होगा, नुकसान होगा। It is a generally occurs when a closely related species compete for same resources that are limited। मान लीजिए हमारे पास में क्या है, डॉग है और काव है, तो ये एक किसके लिए, चपाती के लिए क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या बोला जा रहा है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में हमेशा क्या कंपटीशन हो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तो ऐसा नहीं होता है। रिसोर्सेज कभी कभी क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। When some unrelated species can also compete for same resources। सेम रिसोर्सेज के लिए भी अनरिलेटेड स्पीसीज कंपटीशन कर सकती हैं। एक एग्जांपल है शैलो साउथ अमेरिकन लैक। शैलो का मतलब है कि यहाँ पर इस लैक में पानी क्या है, कम है। क्या है बेटा, कम। तो यहाँ ये फ्लैमिंगो बर्ड और इसमें यहाँ पर होती है फिश। क्या होती है, फिश। तो ये फिश भी वही खा रही है जो ये फ्लामिंगो खा रहा है, तो दोनों के लिए क्या हो गया, यहाँ पर सेम फूड के लिए कंपटीशन हो गया। देखो, फ्लैमिंगो रेजिडेंट फिश कॉम्पिट फॉर देयर कॉमन फूड जूप्लैंक्टन, लेकिन स्पीसीज कैसी है, अनरिलेटेड। सेकंड, व्हेन रिसोर्सेज अनलिमिटेड फॉर कंपटीशन। कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, फिर भी कंपटीशन हो रहा है। कैसे हो रहा है बेटा, ये टोर्टोइज है। टोर्टोइज पानी से निकलकर ग्रास को खा लेता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या ला के रख दिया, एक गोट को। तो गोट की वजह से यहाँ की पूरी ग्रास क्या हो गई, खत्म हो गई, और ये टोर्टोइज क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। व्हेन गोट वर इंट्रोड्यूस्ड इन अ गैलोपागोस आइसलैंड, Abingdon tortoise become extinct when within a decades due to greater browsing efficiency of goat। तो यहाँ पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, फिर भी क्या हुआ है, कंपटीशन हुआ है गोट और टोर्टोइज के बीच में। अब एक साइंटिस्ट कौन सा था, गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। गोज बोलता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है ना, वो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इंफीरियर वहां से क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती हैं। इट मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट नॉट इन फॉर अदर केस। ये कब होता है एलिमिनेट वाला कंडीशन, जब क्या हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो। तो क्या किया जाए, रिसोर्स का पार्टीशन कर दिया जाए, मतलब कंपटीशन को कम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो इधर, two closely related species competing for a same resource so they can avoid competition by, या एक ही आएगा बेटा, choosing different time of feeding and different grazing pattern। इसके लिए मैक आर्थर ने बताया कि ये एक प्लांट है जिस पर 5 टाइप की वार्बल बर्ड्स हैं, लेकिन इनमें कंपटीशन नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपना एरिया डिसाइड कर लिया है। ये टॉप मोस्ट वाला पोर्शन खाती है प्लांट का, ये सेकंड नंबर वाला, ये थर्ड नंबर वाला, और फिर ये बिल्कुल नीचे वाला। तो इन्होंने क्या किया है, पार्टीशन करा लिया है। देखो इधर, मैक आर्थर एक्सप्लेन रिसोर्स पार्टीशनिंग।
5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वारबर्ड्स, वारबर्ड मतलब कि युद्ध करने वाले बर्ड्स हैं, लिविंग ऑन अ सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड कोएग्जिस्टेड ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर ग्राजिंग एक्टिविटी। इनकी ग्राजिंग एक्टिविटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। कॉम्पिटिटिव रिलीज की हमारे पास में बार्नेकल्स की 2 स्पीसीज हैं, एक तो है ये ब्लू वाली और एक है ब्राउन वाली। ये कैथामुलस जो है हमारे पास में ये होती है बेटा इंफीरियर, कैसी है, इंफीरियर। और ब्लू वाली क्या है, सुपीरियर है। लेकिन हम लोगों ने आर्टिफिशियली या एक्सपेरिमेंटली इस ब्लू वाली को कहाँ से, यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो जो हमारी इंफीरियर है वो ही पूरे एरिया को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। यह है कैथामुलस। कैथामुलस पूरे में क्या हो गया, एरिया कवर कर लिया इसने। देखो इधर, in which inferior species live in a small area in the presence of competitively superior species. When superior species experimentally removed, then inferior species expand in a full area normally. ये एग्जाम्पल था हमारे पास में कैनाल से एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट का, और किसके बीच में, मोलस्कस के बीच में, जो क्या है, बार्नेकल्स है। रॉक कोस्ट एरिया ऑफ स्कॉटलैंड, बार्नेकल्स बेनेलस क्या था अपना, सुपीरियर था, और कैथामुलस क्या था, इंफीरियर। एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक को 2 हार्म होगा और एक न्यूट्रल है। एन इंट्रैक्शन बिटवीन 2 स्पीसीज इन विच वन इज अ हार्म्ड एंड अदर इज अ न्यूट्रल स्पीसीज। तो देखो यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है फंजाई का। फंजाई एक एंटीबायोटिक बनाती है, कौन सी वाली, पेनिसिलियम नोटेटम बनाती है पेनिसिलिन, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। लेकिन फंजाई क्या है, न्यूट्रल, बैक्टीरिया क्या है, हार्मफुल इफेक्ट। नेक्स्ट रिलेशनशिप है हमारा पैरासिटिक, इसमें भी एक को क्या हो रहा है, फायदा, और एक को क्या हो रहा है, नुकसान। पैरासिटिज्म में जो प्रेडेटर्स पैरासाइट है वो होस्ट के साथ में अटैच्ड होता है, होस्ट को किल नहीं करता, और प्रेडेशन में किल कर दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को। Interaction between 2 species in which one species parasite depend on other species for food and shelter and damage the host, host को ये डैमेज कर देता है। 2 टाइप का हमारे पास में पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। ये कहाँ रहते हैं बेटा, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। ये कहाँ रहते हैं, आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड टैक फूड एंड शेल्टर। इनकी जो लाइफ साइकिल है कंपैरेटिवली मोर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है, किस किस में रहता है ये, ह्यूमन में मिलेगा आप लोगों को, और किस में मिलेगा, मॉस्किटो में। एक तो ह्यूमन एंड क्या है, मॉस्किटो में ये मिलता है। लीवर फ्लूक भी 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हमारे पास में लीज लाइज ऑन ह्यूमन, हमारे सिर पर क्या होती हैं, जुएं। कोपेपोड्स ऑन मराइन फिश, एक बड़ी फिश पर छोटी छोटी फिश रहती हैं, इसको कोपेपोड्स बोलते हैं। देखो इधर ये रही, ये कोपेपोड्स ये रहे, ये फिश पर क्या हो रहे हैं, पैरासाइट है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है कैक्टस प्लांट, पैरासाइट हो ना हुज प्लांट। ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये कस्कुटा प्लांट है, क्या है बेटा, कस्कुटा। ये ग्रीन प्लांट के पूरे ऊपर छा जाता है, तो एक्टोपैरासाइट है। टिक्स ऑन डॉग, ये डॉग के ऊपर क्या है बेटा, टिक्स हैं जो चिपक जाते हैं, ये भी पैरासाइट का एग्जाम्पल है। कुछ एडेप्टेशन होते हैं एंडोपैरासाइट के या पैरासाइट के, इनके पास में इनका खुद का क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो एब्सेंस डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन एंड सकर ऑर्गन, जिससे क्या होते हैं ये चिपक जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, रिप्रोड्यूस होते हैं, कौन, एंडोपैरासाइट। एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ये नहीं रखते हैं। एक अगेन हमारे पास में ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, ये किस टाइप का है, पैरासिटिज्म कुक्कू बर्ड्स, कुक्कू हमारा बेटा क्या है, कोयल, क्या है बेटा, कोयल। लेइंग देयर एग इन क्रो नेस्ट, क्रो के घोंसले में ये देती है अपने एग। अलाउ देन टू इंक्यूबेशन, कब तक, जब तक ये अच्छी तरह मैच्योर नहीं हो जाते हैं। दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुकू जो बर्ड है अपने एग वहां पर इसलिए दे रहा है क्रो के नेस्ट में,
क्योंकि उसके जो एग है क्रो के एग के जैसे बिल्कुल सेम साइज में कलर में एक जैसे होते हैं, इसलिए वो क्रो उनको अलाउ करता है। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्रिडेशन। ये हमारे पास है इमेज ब्रूड पैरासिटिज्म की। कॉयल है कौवे क्रो उसके घोंसले में अपने अंडे देती है, एग देती है। तो हमने लिखा था कुकू एग्स आर रिजेंबल टू क्रो एग। क्रो के कौवे के एग है ना वैसे, तो कोयल अंडे कहाँ पर क्रो के घोंसले में देता है। नेक्स्ट इसमें अपना इंट्रैक्शन है प्रिडेशन। एक ऑर्गेनिज्म को तो क्या होगा बेनिफिट होगा और दूसरे को क्या होगा भाई harmful effect. An interaction in which one species is benefited, another species is harmed called predation. प्रिडेशन शिकार और शिकारी। शिकार जो होता है उसे हम प्रेडेटर बोलते हैं और जिसका शिकार किया जाता है वो प्रेई होता है। प्रेडेटर एनिमल किल कंज्यूम अनदर वीकर एनिमल। स्पीसीज जो प्रेडेटर है उसे बेनिफिट होगा और प्रेई को नुकसान होगा। रोल ऑफ प्रेडेटर, क्या क्या प्रेडेटर्स के रोल हो सकते हैं। प्रेडेटर साइड में क्या होते हैं बड़े होते हैं। और देखो यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है दे एक्ट एज ए कॉन्डुइट्स, मतलब पाइपलाइन की तरह। मतलब एक बड़ा कोई प्रेडेटर्स है उसने प्रेई को क्या किया है शिकार किया है, तो ये प्रेई भी किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म का शिकार कर रहा है तो उसके लिए प्रेडेटर का काम करे। तो यहाँ पर एक पाइपलाइन की तरह ये कनेक्शन होता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही है एक फूड चेन की तरह एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पाइपलाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर। आगे हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल इस तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर। सेकंड दे मेंटेन प्रेई पॉपुलेशन। मान लीजिए बेटा यहाँ पर ये प्रेई है, कितने हमारे पास में 1 1 1 1 इस तरह से हमारे पास में मान लीजिए पूरे कितने हो गए 10 प्रेई हैं। इन 10 प्रेई को एक ही प्रेडेटर क्या कर रहा है शिकार कर रहा है। अभी इनको सारों को एक साथ एक खत्म कर दे, एक ही दिन में खत्म कर दे, तो नेक्स्ट डे इसके पास में क्या बचेगा ब्लैंक, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्या होता है बहुत ज्यादा समझदार होता है, मेंटेन करता है प्रेई पॉपुलेशन को, मैक स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। अदरवाइज देखो यहाँ पर बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स, यदि यहाँ से सारे प्रेडेटर्स गायब हो गए, प्रेडेटर्स यहाँ से यदि चला गया, इनको खाने वाला प्रेडेटर यहाँ से चला गया, तो प्रेई स्पीसीज बहुत ज्यादा नंबर में क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, इसके बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएंगे और इनके बीच में क्या होगा कंपटीशन होगा। क्या होगा बेटा कंपटीशन, जिससे भी ये अपनी स्पीसीज को कम कर देंगे। मेंटेन प्रेई डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द कंपटीशन अमंग देम। मेंटेन प्रेई डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जो स्पीसीज है, मान लीजिए ए स्पीसीज यहाँ पर है, यहाँ पर बी स्पीसीज है, यहाँ पर सी स्पीसीज है, यहाँ पर डी स्पीसीज है और यहाँ पर ई स्पीसीज है। तो ये क्या कर रहा है इनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख रहा है बाय रिड्यूसिंग द कंपटीशन, इनके बीच में कंपटीशन कम कर रहा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश कौन सी है पिजास्टर एंड इम्पोर्टेंट प्रेडेटर्स। ये एक इम्पोर्टेंट प्रेडेटर्स है जो कि किसको डिस्ट्रॉय करती है इनवर्टिब्रेट्स के नंबर को क्या करती है कंट्रोल करती है। पिजास्टर फिश और इनवर्टिब्रेट्स के क्या है प्रेई है। एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया हुआ है ये है स्टार। इफ इन अ क्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया इन अ लैब, बोल रहे हैं एक लैब इंटरटाइडल ये एरिया हो गया और स्टारफिश यहाँ से क्या कर दी हटा दी गई, तो इसके अंदर बहुत सारी क्या है स्पीसीज है। कौन सी वाली स्पीसीज है इनवर्टिब्रेट स्पीसीज है। तो व्हेन वी रिमूव द पिजास्टर फिश फॉर 1 ईयर रिजल्ट इन अ मोर देन 10 स्पीसीज, 10 से ज्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट की क्या हो गई है वहां से एक्सटिंक्ट हो गई है ड्यू टू कॉम्पिटिशन फॉर सेम रिसोर्सेज। सेम रिसोर्सेज के कारण उनमें क्या हुआ है कॉम्पिटिशन हुआ है। ये हमारे पास में कोई क्लोज्ड एरिया था, इसमें ये स्पीसीज अलग अलग टाइप की स्पीसीज थी, ये स्पीसीज है। देन इसके बाद में हमारे पास में ये स्पीसीज थी, देन हमारे पास में और डिफरेंट स्पीसीज ये थी इस तरह की। देन हमारे पास में और स्पीसीज लाए तो ये अलग तरह की स्पीसीज थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज क्या है डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ पर इनके बीच में क्या थी एक पिजास्टर फिश, ये पिजास्टर फिश थी, इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया रिमूव कर दिया। तो इन सब के बीच में क्या हुआ है कंपटीशन, जिसके कारण 10 से ज़्यादा जो स्पीसीज थी
इनवर्टिब्रेट की, उनके बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया है। दे आर प्रूडेंट इन नेचर, बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, चतुर होते हैं। सारे जो प्रे हैं, सारे प्रे हैं, उनको एक साथ खत्म नहीं करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एक एरिया था, इसमें ये प्रे थे, ये प्रे था, ये क्या है, प्रे। इनको एक साथ ही खत्म नहीं कर देते हैं। देखो, इफ प्रेडेटर्स आर टू एफिशिएंस ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, इस प्रे को खाने के लिए यहाँ भी खत्म कर दिया, ये इनको भी खत्म कर दिया, इनको भी खत्म कर दिया। सो प्रे पॉपुलेशन में बी एक्सटिंक्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे। देखो इधर इनको खत्म कर दिया तो यहाँ पर ये सब गायब हो गए। यदि ऐसा हुआ, ड्यू टू विच प्रेडेटर्स ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, ये प्रेडेटर्स भी यहाँ नहीं रहेगा, टू लैक ऑफ फूड। सो प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट, ऐसा नहीं करते हैं। प्रेडेटर्स इनको खाएंगे लेकिन एकदम से नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे। आज इसको फिनिश किया है, फिर थोड़ा टाइम इसको फिनिश करेंगे, फिर बाद में फिनिश करेंगे। इस तरह से ये इसके प्रे को एकदम से फिनिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन सर्टेन एक्सोटिक फॉरेन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इनटू न्यू एरिया। मान लीजिए ये हमारे पास में एरिया था और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया है, कोई बाहर से दूसरी स्पीसीज को ला कर रख दिया, ये दूसरी अनदर स्पीसीज, नेक्स्ट स्पीसीज। तो ये इनके लिए क्या है भाई, इस एरिया, ये एरिया क्या है, इसके लिए न्यू है, तो ये बहुत फास्टली क्या करेगी, ग्रो करेगी। फास्टली, बहुत ज्यादा फास्टली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा फास्टली ग्रो कर गई। और इसने पूरे मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स पे अपना क्या कर लिया है, एरिया कवर कर लिया है। तो एक तरह से पूरे एरिया पे क्या हो गया, ये पूरे एरिया पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। क्यों, इसका क्या नहीं है एनवायरमेंट में, इसका एनवायरमेंट में नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं है। इसका क्या नहीं है, नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं है। तो नेचुरल प्रेडेटर्स लाया जाएगा और इसे कंट्रोल किया जाएगा। ये आते हैं, इसको क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा, इसको खत्म कर देगा। देखो इधर, स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू न्यू एरिया, दे बिकम इन्वर्सिव, अनकंट्रोल हो जाएगा, एंड स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, डू नॉट हैव एनी नेचुरल प्रेडेटर्स। नेचुरल प्रेडेटर्स आने पे इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। ऐसा ही एग्जाम आप लोगों की, ऐसा ही एग्जाम्पल आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो इधर कौन सा, प्रिकली पियर कैक्टस, मतलब ये कैक्टस इस तरह से है जिस पे कांटे लगे हुए हैं, कैक्टस पे कांटे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पियर है, नाशपाती इस पे कांटे लगे हुए हैं। इन 1920 इन्वेसिव वीड, बहुत ज्यादा क्या हो गई है, फास्टली ग्रो हुई। कैक्टस were introduced in Australia, so it spread very fast in millions of hectares of grassland and finally controlled by it नेचुरल प्रेडेटर। अब प्लांट हो चाहे एनिमल हो, प्रे तो होते ही, वो उन प्रेडेटर्स भी होते हैं, तो उन डिफेंस मैकेनिज्म क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। राइट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स प्रे अगेंस्ट प्रेडेटर्स। कौन सा, कैमोफ्लेज्ड, मतलब ये कलर चेंज कर लेते हैं। Some species like lizard, frog, insect are so cryptically colored and escape in a background called camouflage। मतलब जैसे कि ये ग्रीन लीफ है, तो इसमें जो लगने वाले इंसेक्ट है ना, वो भी कैसे हो गए बेटा, ग्रीन कलर के हो गए। तो हम इसमें इन इंसेक्ट को नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि इनका भी क्या है, ग्रीन कलर है। क्या है बेटा, ग्रीन कलर है। देखो एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, डिस्टेस्टफुल, वो तो कलर वाला हो गया। मोनार्क बटरफ्लाई इज ए टेस्ट लेस होती है, इन टेस्ट बिकॉज देयर कैटरपिलर लार्वा ईट टॉक्सिक वीड्स। क्या खाता है वो, टॉक्सिक वीड खाता है, जिसके कारण से वो भी क्या होता है, पॉइजनस जैसा या डिस्टेस्टफुल हो जाता है। ये किसके लिए थी बेटा, एनिमल के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट के लिए देखो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, क्वेश्चन, राइट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट अगेंस्ट प्रेडेटर्स। कुछ नहीं, आपने देखा है, सबको पता है कि प्लांट में जैसे कैक्टस हो गया, ओपेंशिया हो गया, अकेशिया हो गया, बबूल, हैव थॉर्न्स, इसमें क्या लगाते हैं बेटा, कांटे होते हैं, ये कांटे इस तरह से होते हैं, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स, जिसके कारण प्रेडेटर्स उनको नहीं खाते हैं। एंड कैलोट्रोपिस जो प्लांट है प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, जिसके कारण कैटल एंड गोट भी उसको क्या नहीं करते हैं। यहाँ पर ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है, एक बार आप उसको रिवाइज करना आराम से, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट